हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक हमारा छोटा है आज, लिखना ज़्यादा है और समझना थोड़ा सा है, तो इसलिए इसको कंप्लीट कर दें क्योंकि सिलेबस में है, आया भी एक दो बार। तो चलिए डालते हैं हेडिंग, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। मतलब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, अगर आपका डिजिटल सिग्नल है, कल हमने देखा था वीडियो में डिजिटल सिग्नल क्या होता है। डिजिटल सिग्नल है तो उसको प्रोसेस करने के क्या उसके फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होगा। लाभ और अनुप्रयोग दो अलग अलग चीज़ें हैं। एडवांटेज का मतलब है क्या फ़ायदा है, और अनुप्रयोग का मतलब है एप्लीकेशन कहाँ कहाँ उसकी हो सकती है। तो इस बारे में हमें आज पढ़ना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये भी समझा दूँ कि ज़्यादातर जो क्वांटिटीज़ हैं वो एनालॉग हैं। जैसे मान लिया, सपोज़ करिए आपको हार्ट बीट है, मान लिया हार्ट बीट जो है वो आपकी सारी वैल्यूज़ लेगी, जितनी भी प्रेशर जो है वो सारी वैल्यू लेगा, एक मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक सारी वैल्यू लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इस हार्ट बीट को CRO पे दिखाना चाहते हैं, सपोज़ कि ये सिग्नल ऐसे 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 चलते चले जाएँ। तो क्वांटिटी हमारी एनालॉग है, लेकिन हम उसे डिजिटल सिस्टम पे दिखाना चाहते हैं। डिजिटल आते हैं आजकल CRO वगैरह, तो उन पे दिखाना चाहते हैं। तो ये चीज़ कैसे करी जा सकती है। या फिर आप देखिए टेम्परेचर है या प्रेशर है, इन चीज़ों को मेज़रमेंट लेने हैं, उनके ऊपर सेंसर बने हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर क्वांटिटीज़ जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड आपकी एनालॉग हैं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उन्हें डिजिटल में कन्वर्ट करके और प्रोसेसिंग करी जाती है। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, मिलता होगा, जिस वजह से ये काम किया जाता है। तो यही पहले हम लिखेंगे कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करी क्यों जाती है। जब सारी चीज़ें एनालॉग हैं तो एनालॉग में ही काम चला लें, एनालॉग से काम नहीं चलता, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। डिजिटल चीज़ें ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो वही चीज़ समझनी है। लिखिए इसमें, संसार की अधिकांश राशियाँ एनालॉग हैं, परंतु फिर भी अधिकांशतः इन एनालॉग राशियों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नलों की प्रोसेसिंग की जाती है। नेक्स्ट पैरा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के निम्नवत हैं। नंबर 1 डालिए, डिजिटल सिस्टम्स को डिज़ाइन करना आसान होता है क्योंकि इसमें स्विचिंग परिपथ प्रयुक्त किए जाते हैं। क्योंकि इसमें स्विचिंग परिपथ प्रयुक्त किए जाते हैं जिनमें सिग्नल का वास्तविक मान महत्वपूर्ण नहीं होता। सिग्नल का वास्तविक मान महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसकी रेंज महत्वपूर्ण होती है। ज़रा इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे एनालॉग सिस्टम है, अब वोल्टेज यहाँ से सपोज़ 5 वोल्ट चला, चलते चलते 4.8 हो गया, कुछ डिस्टॉर्शन की वजह से या कोई चीज़ की वजह से ये आगे चल के 4.8, 4.7 इस तरह से वैल्यू बदल रहा है। तो जो आउटपुट आपका मिलेगा वो भी बदलता रहेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस वोल्टेज के लिए डिज़ाइन है। इससे कम हुआ कभी, या घरों में इस पर ज़्यादा वोल्टेज आया, कम आया, तो उसकी वर्किंग इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको तो उससे मतलब है कि सिग्नल आपका हाई है या लो है, ठीक है ना। अगर मान लिया कल को सिग्नल थोड़ा सा कम भी हो गया तो भी ये 110 मानेंगे, तो ये भी 1 ही माना जाएगा क्योंकि हाई है सिग्नल। कुछ वैल्यू कम भी हो गई तो भी उसको मशीन्स हैं, डिज़ाइंस हैं इस तरह की कि वो उसको 1 ही कंसिडर करेंगी। तो इसलिए आपके डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि उस सिस्टम का डिज़ाइन अलग है, वो सिंपली उसी वोल्ट पे रन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका ये है कि वैल्यू अगर कम ज़्यादा भी हो गई तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 वोल्ट और 0 वोल्ट ये हाई और लो थे। अब 5 का अगर 4.8 और 0 बचे तब भी ये हाई लो माना जाएगा, 3 वोल्ट और 0 बचे तब भी हाई लो माना जाएगा। तो ये 1 अगर है तो यहाँ पे भी 1 है, 0 है तो यहाँ पे भी 0 है। तो इसलिए डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग, मतलब डिजिटल सिग्नल को यूज़ करना, उसका सिस्टम को डिज़ाइन करना, वो ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि आप एनालॉग सिस्टम यूज़ करें। दूसरा लिखिए, डिजिटल प्रारूप में सूचना को, देखिए जब एनालॉग सिस्टम चलते थे तो एनालॉग सिस्टम में आप ऑडियो स्टोर कर लेते थे, वीडियो स्टोर कर लेते थे, लेकिन कोई भी फाइल वगैरह स्टोर करनी है, जैसे आपको कुछ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है या इस तरह की चीज़ें स्टोर करनी है, तो या तो आप उनको वीडियो में ही कन्वर्ट करके फिर कर पाओगे या ऑडियो में कन्वर्ट करके कर पाओगे। डायरेक्ट वो लिखा हुआ पेज आपके पास नहीं आ पाएगा।
जैसे आजकल जैसे कंप्यूटर में नहीं फाइल सेव कर लेते हैं MS वर्ड में, या इस तरह की कोई फाइल PDF में सेव कर लिया आपने, मोबाइल में आपके बुक की पूरी PDF पड़ी हुई हैं सारी की सारी, ये चीज़ें एनालॉग सिस्टम में पॉसिबल नहीं थी। लेकिन डिजिटल सिस्टम में आए हैं जब से हम, तो आपके पास फ्लॉपी पहले आई, फ्लॉपी डिस्क, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क और इस तरह की चीज़ें, पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है आपके पास, इस तरह के ये डिवाइसेस हैं, DVD हैं, इन पे आप आसानी से चीज़ें स्टोर कर सकते हो। मेमोरी कार्ड हैं, ये सब डिजिटल फॉर्म में है, और सब चाहे वीडियो स्टोर करिए चाहे ऑडियो, सब डिजिटल फॉर्म में जाएगा। और चाहे आप कोई फाइल स्टोर करिए, PDF स्टोर करिए, डॉक्यूमेंट स्टोर करिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है कि डिजिटल प्रारूप में सूचना को स्टोर करना आसान होता है। तीसरा लिखिए, इसमें एक्यूरेसी व प्रिसीजन अधिक होता है तथा स्विचिंग परिपथों की संख्या बढ़ाकर एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सकता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है इसके कितना क्लोज में रहें हम, वही चीज़ जो हमने भेजा है सिग्नल वही मिले। और दूसरा प्रिसीजन का मतलब ये होता है जितना एक्सटेंट में भेजा है, ठीक है ना, बिल्कुल बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाए वहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिस्टम में आसानी से पॉसिबल हैं। कैसे क्या होगा ये तो आपको आगे पता लगेगा, अभी तो उसके बारे में ओवरव्यू दिया जा रहा है। जब अलग अलग फॉर्म में स्टोर होता है, ऑडियो अलग फॉर्म में, वीडियो अलग फॉर्मेट में, और इमेज, हाँ फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, लेकिन स्टोर करने का जो मीडिया है, जिस मीडिया पे आप स्टोर कर रहे हैं, वो चीज़ों की बात कर रहा था मैं, ठीक है। रिपीट किसको करना है, क्या चीज़ रिपीट करनी है, यही वाला पॉइंट। एक्यूरेसी, देखिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है जैसे आपके पास 5.5 वैल्यू है, तो आप अगर आपने कोई निकाला वैल्यू 5.2 या आप कहो 5.3, तो ये कहा जाएगा कि एक्यूरेसी इसकी कम है और इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज में है। और प्रिसीजन जो होता है, वैसे फिज़िक्स में जो प्रिसीजन होता है वो ये होता है कि 5.5 है, आपने इसको नापा, 5.22 नापा, और ये यहाँ पे 5.3 नापा, तो इस केस में क्या होगा कि इसकी प्रिसीजन वाइज जो है वो ये ज़्यादा है, क्योंकि आपने बिल्कुल बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी है। वो बात अलग है कि वैल्यू डिफ़र कर गई अलग, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका प्रिसीजन जो है वो कम माना जाएगा क्योंकि पॉइंट के कम प्लेस तक करा है आपने। तो डिजिटल सिग्नल की एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब है जो डाटा हम भेज, जैसे आपने कोई फ़ोटो भेजी तो वो फ़ोटो एक तो पहुँच जाए, ठीक है, एग्जैक्ट, और फिर उसके अंदर बारीक सी इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लिया सपोज़ करिए कोई भी चीज़ छूटे ना, उस चीज़ को वो प्रिसीजन इस तरह की नाम दे रहा है। तो ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो डिजिटल सिस्टम्स में ज़्यादा होता है। एनालॉग में सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है, अलग सी तरह की चीज़ें सुनाई देने लगती हैं या दिखाई देने लगती हैं, या कई तरह के डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं। मान लिया फ़ोटो हमने भेजी, पता लगा एक दो लाइनें उसके बीच में चल रही हैं, बाहर बिजली कड़क रही है, अंदर वो लाइनें चल रही हैं उसकी, तो ये सब चीज़ें जो है नहीं होती। अच्छा, चौथा लिखिए, ऑपरेशन को कंप्यूटर की सहायता से प्रोग्राम्ड किया जा सकता है। कोई भी आपको वर्क करना होगा डिजिटल सिस्टम में, आप कंप्यूटर के थ्रू उसकी प्रोग्रामिंग करके और उस काम को आसानी से कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं। एक बार प्रोग्राम बना दीजिए और वही काम बार बार वो कंप्यूटर करता रहेगा, इस चीज़ का ये मतलब है। नेक्स्ट लिखिए, डिजिटल सिस्टम में शोर ब्रैकेट में नॉइज़ तथा विरूपण को कहते हैं डिस्टॉर्शन, ब्रैकेट में लिख लीजिए। डिस्टॉर्शन वर्ड जो है हिंदी वाले बच्चे याद करें, आगे से ज़्यादातर डिस्टॉर्शन ही बोला जाएगा। DISTORTION, डिस्टॉर्शन। डिजिटल सिस्टम्स में शोर तथा विरूपण का प्रभाव कम होता है। ये हमने पॉइंट कल भी देखा था कि सिग्नल्स जो है अफेक्ट नहीं होते हैं किसी से ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट, शॉर्ट में IC कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के विकास से अधिक डिजिटल परिपथ IC चिप्स पर बनाना संभव हुआ है। इंटीग्रेटेड सर्किट का हल्का सा अगर कंसेप्ट देखें तो इसका मतलब यह है कि आप जो है कई सारे सर्किट्स में, जैसे आपको रजिस्टर बनाना है, आपको कैपेसिटर बनाना है, संधारित्र बनाना है, कहीं पे आपको इंडक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसके लिए आप अलग रेजिस्टेंस, अलग कैपेसिटेंस और ये सब इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं जोड़ेंगे।
आप क्या करेंगे, एक ही सिलिकॉन चिप पे इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे और कनेक्शन भी उसी के अंदर बना देंगे। वो पर्टिकुलर आईसी जो हो जाएगी वो एक काम करने के लिए फ़िक्स हो जाएगी। जैसे सबसे कॉम्प्लेक्स आपकी आईसी जो है वो आपके कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, वो देखिए एक चिप सी है, बस उसके कनेक्शन हैं इधर उधर और वही सब पूरा काम करता रहता है। वैसे आप देखोगे तो CPU का देखोगे इतना बड़ा डब्बा है, सोचोगे इसके अंदर पता नहीं क्या क्या होता होगा, लेकिन आप देखेंगे अंदर जा कर के केवल एक सिंपल सी छोटी सी चिप है और वही जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके कनेक्शन से कई सारे, और यही पूरा फंक्शन कर रहा है। जितना भी आपका अरिथमेटिक पार्ट है, लॉजिकल पार्ट है ना, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब डील करता है। तो जब से ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाना आसान हुए तो ये हमारा डिजिटल सिस्टम्स के जो चीज़ें हैं वो और छोटे साइज़ में आने लगी हैं। तो ये सब काम जो है इन्हीं पे पॉसिबल है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह बनाना, उससे फिर फ़ायदा लेना कंप्यूटर्स में या किसी और डिवाइसेस में। एनालॉग के साथ ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, सिग्नलों का डिजिटल संचार करने पर उनमें होने वाली त्रुटियों का डिटेक्शन व करेक्शन संभव है। मतलब कौन सी एरर हो गई है और कैसे उसे करेक्ट करें। सिग्नल चलते चलते मान लिया वीक हो गया है, आपको उसे फिर से बूस्ट करना है, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप लगाइए, फिर से सिग्नल आपका बूस्ट हो जाएगा। कई और तरीके की चीज़ों में भी जो है वो कोई भी एरर वगैरह आ रही है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है कि इनक्रिप्शन, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज देखते होंगे, आपका एक सबसे ऊपर लिखा हुआ आता है कि आपका जो मैसेज है वो इनक्रिप्टेड है और कोई और नहीं देख सकता, एंड टू एंड ऑन इनक्रिप्टेड है। तो ये एक फैसिलिटी मिलती है हमें यहाँ पे कि आप सिग्नल को इनक्रिप्ट करके भेज दीजिए, मतलब किसी कोडिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि बीच में अगर कोई उसे देख भी ले तो पढ़ ना पाए, समझ ना पाए, और उसके बाद जहाँ पर जा कर के आप यूज़र को देखना है उसे वहाँ डिक्रिप्ट कर दीजिए, और उसके बाद वो उसको नज़र आएगा, बाकी लोग उसको अगर चुरा भी लें तो भी पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। लिखिए, सिग्नलों का डिजिटल संचार अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि इनका एन्क्रिप्शन व डिक्रिप्शन संभव है। अच्छा, नेक्स्ट लिखिए, डाटा का कंप्रेशन डिजिटल संचार में ही संभव है। जैसे आपने सुना होगा कि इतने 5 GB की फ़ाइल है और पता लगा उसे 2 GB में कंप्रेस कर दिया। ठीक है ना। कई सॉफ्टवेयर आते हैं इससे रिलेटेड, और कई सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी जो आप करते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं कि कम साइज़ में आ जाते हैं, फिर आपको उन्हें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है कंप्यूटर में। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब कि आप उसको कंप्रेस कर दें या फिर ओरिजिनल फॉर्म में रिपीट, मतलब कहने का ये है, फ़ाइल को कभी कभी कंप्रेस करके रख लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है कंप्रेस करके, और या कोई सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया सपोज़ करिए नेट से, वो आ तो गया सिस्टम में, फिर वो कहता है एक्सट्रैक्ट करवाता है अपने आप को। तो एक्सट्रैक्ट करवाने का मतलब कंप्रेशन में वो कंप्रेस्ड फॉर्म में था, नेट से कम टाइम लगे, कम डेटा खर्च हो, तो उसमें आ गया वो आपके पास, अब आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लो। तो वो कंप्रेस्ड फॉर्म में था, आपने उसे यहाँ पे फुल फॉर्म में ले लिया। तो ये कंप्रेशन करना, फिर वापस से उसे ज़्यादा साइज़ में कन्वर्ट कर देना, सारी फाइलें खोल देना, ये सब काम भी डिजिटल सिग्नल में ही पॉसिबल है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ये लिख लीजिए, डाटा का कंप्रेशन डिजिटल संचार में ही संभव है। वहाँ पर तो क्या है, अगर आपके पास 3 घंटे की मूवी है तो उसके लिए VCR की अगर कैसेट है तो वो उसमें उतना टेप पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम छोटे में उसको स्टोर कर लें और फिर उसके बाद बड़े में उसको खोल दें। नेक्स्ट लिखिए, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े एरिया में करेंगे काम, ये इसका मतलब उसका उल्टा ही है, बहुत छोटे लेवल पे आपको बहुत सारे काम करने हैं। मतलब कहने का ये है कि ये कंप्यूटर की चिप, हम कोशिश करें कि ये कंप्यूटर की चिप इतनी ही बड़ी बन जाए, तो ये किस टेक्निक में पॉसिबल हो पाएगा। मतलब इसके लिए जो चीज़ें हैं कि ताकि साइज़ छोटे से छोटे हो पाएँ, ज़रा सी चीज़ पे हम कई सारी सर्किट्स फैब्रिकेट कर पाएँ, तो उसके लिए ये कोर्स होता है, VLSI टेक्निक होती है। टेक्निक क्या मतलब, ये मेथड्स हैं उस तरह के, इसके अंदर पढ़ते हैं लोग और जॉब पाते हैं इसके अंदर। मतलब ये इस सिस्टम में अगर किसी ने कोई अपना कोर्स वगैरह कर लिया या कुछ कर लिया तो जॉब बहुत अच्छी, बहुत ही हाई पैकेज मिलता है इसमें, ऐसा मैंने सुना है। बाकी डिटेलिंग मुझे ज़्यादा नहीं पता, वो आशीष को पता होगी, ये कंप्यूटर जो इंटरेस्टेड लोग हैं
कंप्यूटर के जो मास्टर लोग हैं ये लोग जानते होंगे। तो VLSI टेक्निक से क्या बोलते हैं, हम काफ़ी कम स्पेस में इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, जब चीज़ें छोटी बनेंगी तो फिर साइज़ कम हो जाएगा। जैसे मोबाइल देखिए आप, छोटे से छोटा भी हो सकता है, और फिर अब वो तो मोबाइल का स्क्रीन साइज़ बड़ा करना है, इसलिए क्या बोलते हैं बड़ा साइज़ का मोबाइल रहता है। अगर स्क्रीन साइज़ से आपको कोई मतलब नहीं है तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। उसमें कैमरा चाहिए आपको, ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें, तो वो बड़ा हो जाता है। पहले यार ध्यान रख दीजिए, 2001 में जब मोबाइल आए थे, मुझे याद है आज भी, 2001 या 2 में मोबाइल आए थे इंडिया में, तो बहुत बड़े, उसका बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे वो पुलिस वाले जो लेके चलते हैं ना ट्रांसमीटर और रिसीवर, वो उस तरह का हेडसेट लेके चल, उस तरह का मोटोरोला कंपनी थी, उसका मोबाइल आता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कोशिश करी गई कि कितना छोटा से छोटा मोबाइल हो सकता था, क्योंकि उस टाइम पे कैमरा वैमरा डाल ही नहीं जाते थे, तो कितना छोटा से छोटा मोबाइल हो सकता था, उस बात पे होड़ मस्ती थी। फिर 2005-6 में कैमरा आने लगा, 4-5 में कैमरा आने लगा फ़ोन में, तो उससे फिर ये हुआ कि स्क्रीन पे बड़ा बड़ा देखना है। तो फिर धीरे धीरे फिर ये वापस ट्रेंड चला कि हमें बड़ी स्क्रीन चाहिए, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना अच्छा होगा। यहाँ तक कि टैबलेट तक बन गए। तो इस वजह से जो है वो लिख लीजिए इसमें, VLSI तकनीक की सहायता से डिजिटल सर्किट्स को और छोटा हल्का बना सकते हैं। हम क्या बनाएंगे, वो तो साइंटिस्ट लोग हैं, वो बनाएंगे, है ना। लास्ट लिखिए पॉइंट, डिजिटल परिपथ अधिक विश्वसनीय होते हैं। बात वही है, 1010 की फॉर्म में ही काम करना है। वोल्टेज अगर ज़रा ऊपर नीचे हुआ भी तो आप उसे 1 की ही कैटेगरी में डालेंगे, तो इसलिए आंसर या जो आउटपुट मिलेगा आपको, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का कि आपका अंदर वोल्टेज कम हो गया या ये हो गया, वो दिक्कत हो गई। तो ये तो इसके लाभ और कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है, सारी की सारी ऑलमोस्ट जो क्वांटिटीज़ हैं वो एनालॉग हैं हमारे वर्ल्ड में। इन्हें पहले क्या करना पड़ता है, आपको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि प्रोसेसिंग एनालॉग की मुश्किल है, डिजिटल की आसान है, ये हमने देखा। तो डिजिटल में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, और फिर आपको आंसर देने के लिए वापस जो है वो उसे एनालॉग में बनाना पड़ता है। जैसे आप याद करिए 3-4 साल, 2-2.5 साल पहले एक वो आया था कि हर कोई जो है अपने घर में डिजिटल सेट टॉप बॉक्स लगाएगा, ये अनिवार्य कर दिया गया था। यहाँ तक कि केबल सिस्टम वाले भी लोग जो हैं वो अपने घर में डिजिटल सिस्टम लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सिग्नल जो है वो एनालॉग आता था, और एनालॉग सिग्नल को फिर टीवी में भेजते थे, बजाय इसके अब डिजिटल्स में कन्वर्ट करके तब उसको भेजेंगे हम। तो ये उससे ये एनालॉग और डिजिटल कन्वर्जन का ये सब झंझट जो है उससे ख़त्म हो गया। ये सब चीज़ें आगे डिटेल में पढ़ोगे आप, ये चैप्टर तो ओवरव्यू है एक तरह से, आज ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। कल से नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे हम। नंबर सिस्टम से आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, लिख लीजिए थोड़ा सा नेक्स्ट पैरा में, डिजिटल प्रणालियों का मुख्य दोष यही है कि संसार की अधिकांश राशियाँ एनालॉग प्रकृति की होती हैं तथा उनको डिजिटल में कन्वर्ट करना आवश्यक हो जाता है, तभी इनकी डिजिटल प्रोसेसिंग संभव है। फुल स्टॉप। प्रोसेसिंग के पश्चात पुनः डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। फुल स्टॉप। इसके लिए ADC और DAC दो चीज़ें हैं। ADC का फुल फॉर्म लिख लिए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ADC DAC ब्रैकेट में लिख लीजिए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर तथा DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। और ये अच्छी बात है कि आपके पास ये सिलेबस में है भी कि किस तरह से कन्वर्जन किया जाता है, हालांकि बहुत बाद में आएगा। फुल स्टॉप। डिजिटल कम्युनिकेशन में अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, प्रॉब्लम है, ये हमने कल भी पढ़ा था। डिजिटल कम्युनिकेशन में अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है तथा सिंक्रोनाइजेशन SYNCHRONIZATION सिंक्रोनाइजेशन भी सहायक होता है, आवश्यक होता है। ये भी दो कमियां हैं, बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए इसे
और सिंक्रोनाइजेशन भी चाहिए। तो अब देखिए जो ये प्रॉब्लम्स हमने बताई हैं कि एक तो एनालॉग टू डिजिटल ये कन्वर्ज़न होता है, बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए और फिर उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन भी चाहिए उसका, लेकिन आजकल इनका सबका समाधान खोज लिया गया है। कन्वर्ज़न करने के लिए तो आपको ADC DAC बता ही दिए हैं, बैंडविड्थ वगैरह ये सब ज़्यादा कैसे रन कराएंगे हम, कैसे उसको चाहिए होगी, उसके लिए भी सब तरीके निकाल लिए गए हैं कि ज़्यादा बैंडविड्थ होते हुए भी स्पीड पे कोई असर ना आए। तो नेक्स्ट पैरा में लिख लीजिए, किंतु आधुनिक तकनीकों की सहायता से डिजिटल संचार में आने वाली इन समस्याओं का निदान खोज लिया गया है। यहाँ पर हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा है, ये मतलब आया भी है 1-2 बार, ऐसी बात नहीं है, आ सकता है, लेकिन इसमें जनरल चीज़ें हैं, वो जब आप पूरी बुक पढ़ लोगे तो अपने आप ही ये सब आपको, ये सारे पॉइंट्स जो जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मिस हो रहे होंगे वो सारे अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 2 हम कल से स्टार्ट करेंगे। ये नंबर सिस्टम है, 4 तरह के नंबर सिस्टम हमारे पास सिलेबस में है। डेसिमल तो खैर जानते ही हैं, एक उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम जो ज़्यादातर यूज़ होता है, और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो कम यूज़ होते हैं। लेकिन हमारे पास चारों के हैं मौजूद, चारों के अपने क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या कन्वर्जन टेक्निक्स हैं, किस तरह से उसको ऐड करेंगे, सेपरेट कर, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में डिटेल में मिलेंगी। तो ये बेसिक फंडामेंटल एक तरह से आप ABCD पढ़ने जा रहे हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो कल से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, तो कल से क्लास जो है वो मिस मत करिएगा। चलिए ओके, थैंक यू। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ।